तो षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का पहला सूत्र है षष्ठी शेषे। शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सूत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक चीज मानी जाती है कि कारक के अंदर किसे कारक नहीं काउंट किया जाता तो किसे कारक काउंट किया जाता है। तो कारक में आचार्य यूजुअली 6 कारक काउंट करते हैं। कारकों की संख्या 6 बोलते हैं। कौन कौन से 6? कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, और छठा अधिकरण। और यहाँ इनके बीच विकसित होती है षष्ठी विभक्ति में संबंध, जिसे कारक नहीं माना जाता। इसीलिए जब हम विभक्ति गिनते हैं और कारक गिनते हैं तो एक फर्क आ जाता है। तो षष्ठी विभक्ति में हम संबंध का उपयोग करते हैं। इसे कारक कई जगह माना जाता है क्योंकि ये इनमें काउंट होता है, लेकिन एग्जैक्टली जिसे कारक कहा जाता है उसमें इसको कई आचार्य 6 ही मानते हैं और इसको काउंट नहीं करते। उसका एक रीजन है कि इन सबकी एक भूमिका है जो इसके पास नहीं है। तो यहाँ शेषे का अर्थ है इन सबके अतिरिक्त या इन सबके होने के बाद में जो शेष बचा वो, या कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है कि कारक और प्रतिपादिक अर्थ से भिन्न स्व स्व स्वामी भाव आदि संबंध शेष। अब यहाँ इस मत का मतलब हम यूं निकाल सकते हैं कि हमने कर्म से कारक नाम के कार के इस सूत्र को चलाया था, जिससे कर्म के बाद सबकी कारक संज्ञा हो रही थी। ठीक है। और क्या था? कर्ता। तो जो कर्ता है उसको हमने किसमें लिया था? प्रातिपदिक अर्थ में। जो प्रातिपदिक अर्थ है, ये तो कर्ता तो कारक है क्योंकि उसको हमने कारके के बाद में पढ़ा गया है। हमने प्रातिपदिक अर्थ में जब प्रथमा की थी तब हमने कर्ता कारक की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी। हमने कब पढ़ी थी? तृतीया विभक्ति में जब हमने कर्म कारक पढ़ा था तब हमने कर्ता कारक पढ़ा था। तो बाद में पढ़ी थी, इस वजह से सभी कारक संज्ञा हो रही है। ठीक है। किसकी? कर्ता की। और प्रातिपदिक उसके अंदर क्या थी? प्रथमा थी। इसलिए शेष के अंदर प्रातिपदिक को भी अलग रखा गया। क्यों? प्रातिपदिक पे हम प्रथमा यूज करते हैं। तो प्रातिपदिक में और जो बाकी के कारक काउंट किए गए हैं जिसमें अधिकरण भी सम्मिलित है, ठीक है, उनके अलावा जो भी कुछ बचता है वो शेष है। अभी शेष अर्थ में भी एक और भी ध्यान रखनी है कि वो संबंध अर्थ में होती है। अगला सूत्र पढ़ते हैं, चीजें और क्लियर होगी। षष्ठी हेतु प्रयोग। अच्छा, नहीं नहीं बता रहा ये। तो इस तरह से संबंध अर्थ में शेष चीजें जो है वो किसी ना किसी से संबंध बता रही है। ये जो बाकी के 6 कारक है ना, उनमें से किसी से भी जो संबंध बताएगी उसमें षष्ठी होगी। इस वजह से इसमें शेष अर्थ आता है। संबंध की कोई विशेष डेफिनेशन नहीं देते हैं आचार्य। और क्यों नहीं देते? क्योंकि ये एक्चुअल में इन 6 से संबंध ही दर्शाता है। इनसे ही संबंध दर्शाता है। मतलब ये क्रिया से कोई संबंध नहीं दर्शाता। इसी वजह से इसकी कारक संज्ञा नहीं होती है। ये कुछ आचार्य को मानना है। ठीक है। इसको कारक में काउंट नहीं किया जाता कई जगह, लेकिन हाँ, ऐसे हम इसके कारक में ही कहते हैं। संबंध कारक बोलते हैं इसको, जिसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। पर हम जहाँ षष्ठी विभक्ति को डायरेक्ट उपयोग करेंगे तो हम कहीं पर भी ये नहीं लिखेंगे कि इसकी संबंध संज्ञा होने की वजह से उसमें षष्ठी हो रही है। हम यहाँ डायरेक्ट षष्ठी विभक्ति करेंगे। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि इसको कारक की संज्ञा नहीं मिली है। जो कारके से हम इतने सारे कारकों में कारके हम का अधिकार क्षेत्र अब तक कायम था। ये इकलौती विभक्ति है जिसमें कारके का अधिकार क्षेत्र कायम नहीं है।
ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या कह रहा है कि शेष अर्थ में सब षष्ठी विभक्ति होती है। अब शेष अर्थ में होने वाली जो ये षष्ठी विभक्ति है कि किस किस अर्थ में होगी। अब यूं है कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजः पुरुषः, यहाँ दोनों में प्रथमा है, राजा का पुरुष। अब यहाँ से क्या है, सीधा सीधा पता नहीं चल रहा, इस वजह से हम इसको राज्ञः पुरुषः लिखते हैं, तो बनेगा राजा का पुरुष प्रॉपर। इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज से, किसी भी दूसरे कारक से या किसी और पद से इसका संबंध दर्शाने का उपयोग षष्ठी विभक्ति करती है। कारक नहीं है, इसीलिए इसको कारक में काउंट नहीं करते बहुत लोग, क्योंकि क्रिया से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनमें से किसी एक से संबंध दर्शाएगी। ठीक है, ये लेते हैं पहला सूत्र। इसके अंदर षष्ठी हेतु प्रयोग। हेतु शब्द का प्रयोग होने पर हेतु द्योत्य हो। द्योत्य हो का मतलब क्या होता है? पता हो, पता चल रहा हो, तो षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्न से हेतु और वस्तु। ठीक है, अन्न के कारण ही जीता है या रहता है, अन्न के कारण ही रहता है। वस्ति, वस्त धातु रहने अर्थ में होती है। अन्नो अन्नस्य हेतु और वस्ति, अन्न के कारण ही रह रहा है। तो किसके कारण रह रहा है? अन्न के कारण। तो ज्योति कौन हुआ? अन्न हुआ। इस एक हेतु का, इस हेतु का ज्योति क्या हुआ? अन्न हुआ। इसलिए इस अन्न में हमने षष्ठी विभक्ति कर दी। ठीक है, वैसे के वैसे एक और सूत्र देख लेते हैं। चलो, सर्वनामना तृतीया। ये सूत्र कह रहा है सर्वनाम और हेतु शब्द का प्रयोग हो और हेतु ज्योति हो तो सर्वनाम और हेतु से तृतीया और षष्ठी दोनों। यानी इसका कहने का मतलब है कि यूं तो हेतु हो अगर डायरेक्ट तो हमें षष्ठी करनी है, लेकिन वह सर्वनाम हो और हेतु हो दोनों हो सेंटेंस के अंदर, तो दोनों को या तो तृतीया होगी या फिर षष्ठी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। केन केन हेतु ना वस्ती, इन दोनों में तृतीया है। किस हेतु से रहता है? अन्न, ये इसका उत्तर में ये हो गया, अन्न से हेतु और वस्ती। यहाँ क्या है? केन सर्वनाम है, किसके के अर्थ में? किसके अर्थ में? केन सर्वनाम हुआ और हेतु अर्थ हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो ज्योत्य है वो एक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक ज्योत्य है, लेकिन ज्योत्य है इसका अर्थ मिलेगा तो वो हो जाएगा। अभी यहाँ किसी को संज्ञा वर्ड यूज किया गया इसके उत्तर में, तो फिर से दोनों में षष्ठी ही रहेगी। लेकिन अगर सर्वनाम इस्तेमाल किया फिर से, तो फिर दोनों में तृतीया षष्ठी दोनों का ऑप्शन बचेगा। ठीक है, तो ये सर्वनाम और ये हेतु, इन दोनों के अंदर तृतीया है, और या तो या फिर ये भी सही हो सकता है कि इन दोनों में षष्ठी है। कस्य हेतु वस्ति, इसके हेतु से रहता है। ठीक है, तो ये षष्ठी के 3 सूत्र थे। ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगी, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जल्दी ठीक हो जाए तो थोड़ी लंबी क्लासेस वापस स्टार्ट की जाए। तो अब तक में जो आज क्लास में पढ़ा वो सबको समझ में आ गया, या कोई चीज वापस रिपीट करनी हो तो अभी बता दो। षष्ठी विभक्ति कुछ बोला तो रिपीट करो प्लीज। आगे समझ में आ गया, सब आ गया? ठीक है, फिर आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। बाकी की षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति मुझे लगता है मैं इस वीक में कंप्लीट करा ही दूंगी। You're welcome and good night.
कल हम षष्ठी विभक्ति को कंटिन्यू करेंगे। और अगर कारक को फिर से पढ़ना, कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। ये इजीली समझने की चीज नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? हमें इसके ऊपर ही अनुवाद करने हैं, इसलिए। गुड नाइट।